नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे या फिर उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन वो प्रश्न लिखने में देखने में सरल लगते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ऐसा कभी-कभी आपको भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि उनमें हम कितना लिखें या फिर कितना ना लिखें। क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको कभी-कभी 1 शब्द या फिर 2 शब्द ही लिखने पड़ते हैं और आपके मन में ये संशय उत्पन्न हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 शब्द या फिर 2 शब्द लिखने से एग्जामिनर हमें पूरे नंबर ना दे। तो कुछ ऐसे ही हम 3 मार्कर प्रश्नों को आज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 1 शब्द या 2 शब्द लिखने से आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएँगे या फिर नहीं मिलेंगे? और अगर मिल जाएँगे तो क्या लिखना सही होगा और नहीं मिलेंगे तो उसकी जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए? आज की क्लास में हम मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्लास शुरू करने के पहले बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए। 6 जून से वेदांत एकेडमी की क्लासेस चालू हो रही हैं मेंस के लिए और उसमें जो 4th पेपर है वो पाठक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो यदि कोई भी विद्यार्थी पर्टिकुलरली केवल 4th पेपर में एडमिशन लेना चाहे तो वो एडमिशन ले सकता है 6 जून से। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस सुबह 8 बजे से रहेंगी और हिंदी मीडियम की क्लासेस जो हैं वो दोपहर में 3 बजे से रहेंगी। दूसरी जानकारी आपकी ये है कि अगर कोई विद्यार्थी केवल पेपर थर्ड में एडमिशन लेना चाहता है तो पेपर थर्ड में भी एडमिशन ले सकता है। क्लासेस वही है, मॉर्निंग में इंग्लिश मीडियम है और इवनिंग में हिंदी मीडियम है। तो दोनों बैचेस सेपरेट रहेंगे, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है और हिंदी मीडियम का अलग बैच है। तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि एथिक्स के पेपर या पेपर फोर्थ के लिए एक पर्टिकुलरली पुस्तक लॉन्च की गई है जिसको पाठक सर के द्वारा पर्टिकुलरली लिखा गया है, उन्होंने खुद ही लिखा है और उसमें ऐसे तथ्यों का समावेश किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। फोर्थ पेपर के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक को आप B3 बुक स्टोर से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप सीधे यहाँ पर ऑफिस में आकर, वेदा कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में आकर वेदांत एकेडमी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो G14 वेदांत ऑफिस में आकर भी इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों को लेकर आपको डाउट उत्पन्न होता है या उनको लेकर एक समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है 3 नंबर का, ये 2019 में पूछा गया है। 2019 का जो मेंस है उस मेंस में ये 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। अब इसमें लिखा हुआ है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखिए। राइट द नेम एंड हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। दो बातें इसमें आपको बतानी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम और उसकी ऊंचाई लिखनी है। अब इस प्रकार के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको जो पूछा गया है वही बताना हो और आपको आंसर राइटिंग करनी हो 1 लाइन या फिर 10 शब्दों में, तो अगर आप केवल इतना लिखते हो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई भी आप ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, तो क्या इतना सफिशिएंट है? अगर बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चनों में इस प्रकार का प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न में जो छुपी हुई बातें हैं उन बातों को आपको परखना होगा कि आखिरकार हमसे पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका सीधा सीधा उत्तर लिख देना बहुत आसान होता है, तो आप आराम से उनके आंसर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं, अगर मैं प्रश्न पूछूंगा कि नर्मदा नदी किन 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो आप सीधा उसका आंसर लिख देंगे। मध्य प्रदेश में से प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है और गुजरात से प्रवाहित होती है। इसमें आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी-कभी कुछ प्रश्नों की 3 नंबर में प्रकृति ऐसी रहती है कि उनके साथ-साथ कुछ दूसरे तथ्य छुपे रहते हैं, तो उन 3 नंबर के प्रश्नों में आपको उन तथ्यों को भी साथ में लेकर चलना होता है और उन तथ्यों के बारे में भी उसी प्रश्न के साथ जानकारी आपको देनी होती है। जैसे कि ये जो आपने यहाँ पर आंसर लिखा है धूपगढ़ 1350 मीटर, ये कोई गलत उत्तर नहीं है, ये सही उत्तर है, लेकिन इस उत्तर को पढ़ने से एग्जामिनर हो सकता है इसे आधी अधूरी जानकारी मान ले। शब्द आपके पास है ही, तो इस आंसर को कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, तो इस आंसर में जो दूसरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उन इंफॉर्मेशन को भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि इस प्रश्न का एक सही उत्तर क्या हो सकता है?
मध्य प्रदेश में अवस्थित महादेव पहाड़ी की चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब आपने जो पहले आंसर लिखा था धूपगढ़ 1350 मीटर और आपने ये जो आंसर लिखा है, इस आंसर को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव जो आंसर लगेगा मेरी समझ के अनुसार वो ये वाला लगेगा, क्योंकि इसमें आपने सारी जानकारियां दे दी। उसमें आधी अधूरी जानकारी क्या थी? अब महादेव पहाड़ी की सॉरी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही तो आपने धूपगढ़ लिख दिया। अब धूपगढ़ कहाँ पर है, किसका हिस्सा है, ये आपने कुछ भी नहीं बताया है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आधी अधूरी जानकारी लगे। इसमें एग्जामिनर के नंबर काटने के चांसेस घट जाएंगे। आप ये भी बता रहे हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में अवस्थित है, आप ये भी बता रहे हो कि कौन सी पहाड़ी में है, फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी दे दी, धूपगढ़ बता दिया आपने और यहाँ पर बता दिया। आप चाहो तो इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि आप केवल धूपगढ़ पर पॉइंट करना चाहते हो तो आप धूपगढ़ और 1350 मीटर पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो आप एग्जामिनर को धूपगढ़ और 1350 मीटर दिखाना चाहते हैं तो वो आपने दिखा दिया। साथ ही साथ में आपने ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी कि मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है, उसकी चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ प्रश्न जैसे कि इस तरीके से प्रश्न अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर आप इस तरीके से दीजिए कि उनमें जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उस हिडन इन्फॉर्मेशन को आप उस एग्जामिनर के सामने रखिए। जिनमें हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है उनका आपको सीधे सीधे नाम लिखना है, उसमें कोई अपनी अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है। जैसे एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे जिसमें आपको केवल और केवल नाम लिखना है, इसके अतिरिक्त आपको किसी भी अतिरिक्त ज्ञान का बखान करना ही नहीं है। हम केवल उन 3 नंबर के प्रश्नों में अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं जिनमें कुछ सूचनाएं छुपी रहती हैं और उन सूचनाओं को देने से हमारे शब्द उतने पर्याप्त हो जाते हैं, ना ही हमारा समय का वेस्टेज होता है, ना ही एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है वो चीजें बढ़ने के कारण, और ना ही हमारा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो एक प्रश्न ये है। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर करिए इस तरीके से। मैंने लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है एवं उसकी लंबाई कितनी है। ये होमवर्क के तौर पर आपका क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है एवं उसकी लंबाई कितनी है, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे ताकि आपके शब्द पूरे हो जाए। देखिए अगर आप बहुत कम भी लिख रहे हैं तो उससे आपकी कॉपी खाली खाली सी दिखेगी, तो कोशिश करिए कि आप चीजों को इस तरीके से मैनेज करें कि कॉपी आपकी खाली नहीं दिखे। जैसे एक शब्द लिख दिया तो 2 लाइन आपकी छूटी रहेंगी, तो कॉपी देखने में बहुत ऐसी लगेगी कि आपने चीजों को छोड़ दिया है, आपसे बनता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कोशिश करिए कि आपकी कॉपी बहुत व्यवस्थित नजर आए वहां पर। मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन क्या है, चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। अब ये 3 नंबर में ये फिर से एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब केवल आपको ये लिखा है, अगर मैं यहाँ से उत्तर लिख दूं, मैंने उत्तर लिख दिया जाना पाओ पहाड़ी, ज्यादा से ज्यादा मैंने लिख दिया इंदौर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये जो लिख रहे हो ये गलत नहीं है, हो सकता है कि इस चीज पर भी आपको 3 नंबर मिल जाए, लेकिन 3 नंबर मिल ही जाएंगे इस बात की गारंटी कोई नहीं है। मैंने जो पिछला आंसर लिखा है उस पे 3 नंबर मिल जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से गलती का कोई भी मौका एग्जामिनर को नहीं देना चाहते। इसमें आपने मौका एग्जामिनर को दिया है कि हो सकता है कि एग्जामिनर किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के छूटने के कारण आपके नंबर काट सके। तो केवल इतना लिख के छोड़ देना थोड़ा सा
अजीब लगेगा। अब इस प्रश्न को मैं इस तरीके से लिखूंगा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाओ पहाड़ी से, ब्रैकेट में आप चाहो तो इसकी ऊंचाई लिख सकते हैं 854 मीटर। उधर एडजस्ट कर लीजिए, दूसरी लाइन में जाना पाओ पहाड़ी से होता है। बस जो हेडन इंफॉर्मेशन है वो आपने दी। कहां से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश। अब ये तो नहीं बताया कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान से होता है, ये तो आपको पता है ना कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की नदी है। एग्जामिनर ने तो जो क्वेश्चन दिया है वो तो आपसे जानना चाह रहा है कि आप बताइए। आप अपने मन में इस बात को संशय में मत रखिए कि एग्जामिनर को ये चीज पता होगी तो उस चीज को हम अतिरिक्त रूप से क्यों लिखें। आपको तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है महू, वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव, जिसकी ऊंचाई लगभग 854 मीटर है, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी चंबल नदी के उद्गम के संबंध में, उसकी लोकेशन को लेकर आपने सारी चीज बता दी। कहीं भी आपको इस उत्तर को पढ़कर यह समझ में नहीं आएगा कि आपने इररिलेवेंट जानकारी दी है। ना ही आपको ये लगेगा इसको चेक करते समय कि आप अपने ज्ञान का बघार कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जो पूछा गया है एग्जैक्टली हम वही बता रहे हैं। अगर यहां पर लिखा होता कि एक शब्द में उत्तर दीजिए तो इसका एक शब्द में उत्तर हो जाता जाना पाओ। चूंकि एक पंक्ति में कहा गया है इसलिए एक पंक्ति में अच्छी इंफॉर्मेशन इस तरीके से मानी जाएगी। तो कभी कभी 3 नंबर के प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको डाउट होता है, आप सीधे लिख के आ गए जाना पाओ पहाड़ी 854 मीटर, और आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें 3 में से 3 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जब आप कॉपी देखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको 1.5 नंबर मिला हो या फिर 2 नंबर मिला हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनमें से जो कुछ गुप्त जानकारियां रहती हैं जिनको एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे, हम उन जानकारियों को उनके साथ साझा नहीं करते। इसलिए कोशिश करिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप उत्तर थोड़ा सा इस तरीके से दीजिए ताकि कॉपी भी आपकी बहुत व्यवस्थित दिखाई देगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर केवल आप जाना पाव को हाईलाइटेड करना चाहें तो इस जाना पाव के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है आपका। 2019 में अगेन ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, एमपीपीएससी मेंस 2019। स्पेशल एग्जाम नहीं है, जो नॉर्मल एग्जाम हुआ था, एडिशनल नहीं है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले, पहली बात तो ये देख लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश में बताना है या भारत में बताना। सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम के लिए यहां पर 2 जिले लिखे गए हैं। अब इस इंफॉर्मेशन में आप क्या लिखोगे? अगर मैं ये लिखूं मध्य प्रदेश की साक्षरता लगभग 69% है, जिसमें से सर्वाधिक साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता फर्स्ट सेकंड, 2 जिलों के नाम लिखिए। आपने लिख रहे हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता 69% है, जिनमें से न्यूनतम साक्षरता 1 2। एग्जामिनर ये जो पहली लाइन पढ़ेगा ना, इस पहली लाइन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये मुझे बताना चाह रहा है कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पूछी। क्योंकि तुमने तो नहीं पूछी लेकिन मुझे पता है, तो मैं तो बताऊंगा ही तुम्हें, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है। ये बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, और बहुत फैक्चुअल कहने का मतलब होता है
कि इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा-सीधा आपको नाम लिखना है। अब नाम लिखने का तरीका कैसा होता है, ये देख लीजिए। आप एक तो इस तरीके से लिख सकते हो और सेमी कॉलम लगा के दूसरा इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन 2 लाइनें आपको छूटी हुई दिखाई दे रही है। और कॉपी देखने वाले को ऐसा लगेगा कि आपके ये गैप है। तो अपनी कॉपी को मैनेज करने के लिए जब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, तो आप इसको किस तरीके से लिखिएगा? फर्स्ट, सेकंड। सबसे पहला आप लिख लेंगे अलीराजपुर। अगर आपको साक्षरता प्रतिशत पता है तो वो आप मेंशन कर दीजिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लगभग लगभग 36.1% के आसपास आपको साक्षरता मिलेगी। अगर आपको साक्षरता के बारे में पता है या परसेंटेज के बारे में आपको पता है, तो आप लिख दीजिए 36.01% या फिर 36.1% है शायद, मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो गलत मत लिखिए। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं पता है तो गलत मत लिखिए। गलत लिखने से अच्छा है उस चीज को आप छोड़ दीजिए। दूसरा आप लिख लीजिए झाबुआ। बात केवल इतनी है कि आप प्रश्नों को किस तरीके से या कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इस प्रश्न में मैंने कुछ नहीं किया है। इस प्रश्न में पूछा है कि 2 जिलों के नाम बताइए, मैंने 2 जिलों के नाम लिख दिए। मैंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया केवल 2 जिलों के नाम आपको बताना है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी है। मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 2 जिले जिनमें साक्षरता सबसे कम है। हमें केवल इतना जानना है कि वो हमसे जानना क्या चाह रहा है और कितना जानना चाह रहा है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन हिडन रहेगी? 2 जिले पूछा है, 2 जिले हमने बता दिए। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो वो हमसे केवल राज्यों के नाम पूछना चाह रहा है ना। हम सीधा लिख देंगे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहती है जो क्रमशः हैं, क्रमशः लिख दीजिए। बस बात खत्म। अगर उसने लिखा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। उस लेखक के जीवन मरण के बारे में थोड़ी आपसे पूछा है कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उपाधि कौन सी मिली। ये जब पूछा ही नहीं है तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देते फिर रहे हो? हमें केवल इतना जानना है, जैसे कि इस प्रश्न में हमसे प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले अलीराजपुर, झाबुआ। लेकिन इस प्रश्न में हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल का नाम तो हमने बताया कि इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पहाड़ी से होता है। ठीक इसी तरीके से पहले वाले क्वेश्चन के बारे में देखा, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए, तो इसको हमने इस तरीके से मेंशन किया। तो मुख्य परीक्षा इस बात का भी खेल है कि आप प्रश्नों को कहां तक समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया है कि अगर आप ये समझ गए कि प्रश्न आखिरकार हमसे क्या चाह रहा है, इंफॉर्मेशन तो सबके पास रहती है, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन देना है और उस इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ये 2 बातें जिसने भी सीख ली उसका अच्छा स्कोर हो जाता है मेंस में, या फिर उसका मेंस रुकता नहीं है। तो इन 3 प्रश्नों में खासकर जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनको लिखते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इन 3 मॉडल प्रश्नों के आधार पर आप समझने का प्रयास करिए कि अगर बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किसमें कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन हमें कितनी देनी है, ये भी आपने लिखा है। और ये 3 नंबर पर सबसे कम साक्षरता में 2 जिलों के जो नाम पूछे गए हैं, उनमें इंफॉर्मेशन किस तरीके से देना है और कैसे लिखना है। अगर इनको मैं एक ही लाइन में लिख देता तो ये 2 लाइन खाली दिखाई देती। जब मेरे पास स्पेस है तो मैं उस स्पेस का यूटिलाइजेशन क्यों ना करूं। तो इस तरीके से 3 नंबर के प्रश्नों में जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको लिखने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है उनकी समझ के आधार पर। कल की क्लास में हम कुछ ऐसे ही 5 नंबर के प्रश्नों के बारे में समझेंगे
जिनके लिखने का एक अलग तरीका हो सकता है, जो आपको परेशान कर सकते हैं परीक्षा में, उनके बारे में समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।